गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हम डीएड फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड स्पीच प्रोडक्शन को हमने फर्स्ट यूनिट अपने लास्ट क्लास में फिनिश किया था और आज हम अपने सेकेंड यूनिट का अध्ययन करेंगे। बट मैं अपने लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगी ताकि आप उसे फिर से रिमाइंड कर सकें। जैसे कि पहली यूनिट में हमारा इंट्रोडक्शन डिफिनेशन ऑफ स्पीच, इसमें हमने अध्ययन किया था वाणी। वाणी क्या है? स्पीच इज प्रोड्यूस्ड बाय वोकल फोल्ड एंड बॉडी फोल्ड बाय आर्टिकुलेटर्स। वाणी हमारे वोकल फोल्ड के द्वारा निकाली जाती है और आर्टिकुलेटर्स के माध्यम के द्वारा उसे सही स्वरूप दिया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है। अब बात करते हैं हम सामान्य वाणी क्या है। किसी भी व्यक्ति की वाणी उम्र और लिंग के अनुसार अगर सामान्य नहीं है तो वह वाणी एक सामान्य वाणी की कैटेगरी में नहीं आती है। यदि अगर किसी व्यक्ति की उम्र के अनुसार उसकी वाणी में वह तीव्रता, लय या फेज, इंटोनेशन अगर ना हो तो वह वाणी सुनने में अच्छी नहीं लगती और हम उसे एक सामान्य वाणी की श्रेणी में नहीं रखते हैं। स्पीच की डिफिनेशन तो लास्ट टाइम मैंने आप लोग को डिस्कस किया था। अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्पीच की अलग अलग परिभाषाएं दी हुई, जैसा कि सामान्य वाणी की विशेषताएं होती हैं पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। इन तीनों पहलुओं पर हमारे द्वारा बोली गई वाणी सामान्य होनी चाहिए। सामान्य वाणी की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उद्देश्यपूर्ण, संप्रेषणपूर्ण, अच्छी आवाज की गुणवत्ता, उतार चढ़ाव, सही उच्चारण, सजीवता, वक्ता के हाव भाव, बर्ताव। इसके अलावा भी कुछ हमारे सामान्य वाणी के कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। पर्याप्त तीव्रता, स्पष्ट वाणी, प्राकृतिक वाणी, आनंददायक वाणी, दबाव, स्वरबद्धता। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्पीच। वाणी के कार्य क्या है? पहला कार्य होता है ध्यान आकर्षित करना, दूसरा सूचनाओं का आदान प्रदान करना, तीसरा है आपका भावनाओं को व्यक्त करना, चौथा है बोली के द्वारा नियंत्रण करना, बोली के द्वारा व्यक्तित्व की पहचान और मनोरंजन के लिए। अब हम बात करते हैं 1.2 की पैरामीटर ऑफ स्पीच। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्पीच के मुख्यतः 3 पैरामीटर्स होते हैं, नॉन सेगमेंटल, सेगमेंटल एंड सुप्रा सेगमेंटल। नॉन सेगमेंटल में आते हैं आपके क्वालिटी, लाउडनेस, पिच एंड वॉइस, और सेगमेंटल में आर्टिकुलेशन, वोवेल्स और कंसोनेंट। सुप्रा सेगमेंटल में फ्लुएंसी, इंटोनेशन, फेज एंड रेट और स्ट्रेस। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन सेगमेंटल क्या होते हैं? अति विभाजित। ये ऐसे लक्षण हैं जो एक सेगमेंटल तक सीमित नहीं रहते हैं, एक से ज्यादा सेगमेंट यानी आमतौर पर पूरे वाक्य पर लागू होते हैं। इसमें वाणी के वॉइस, उतार चढ़ाव, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, सभी चीजें नॉर्मल होनी। फीमेल की जो आपकी पिच होती है वो हाई पिच होती है, जैसे कि 220 से 240 हर्ट्ज तक। मेल की लो पिच होती है 128 हर्ट्ज तक, इसे हम मेल पिच कहते हैं। विभाजित इसे हम सेगमेंटल कहते हैं। इसके 3 चरण होते हैं, आर्टिकुलेशन, वोवेल्स एंड व्यंजन। सुप्रा सेगमेंटल यह वाणी का वह गुण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति शब्दों और शब्दों की शैली, लय को वाक्यों और शब्दों को बदल देता है। फ्लुएंसी, इंटोनेशन, रिदम, फेस, रेट, स्ट्रेस, ये सब हमारे सेगमेंटल, सुप्रा सेगमेंटल के कैरेक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं 1.3 यूनिट की स्पीच मैकेनिज्म यानी स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन क्या है?
स्पीच प्रोडक्शन यानी कि वाणी की उत्पत्ति कैसे होती है। वाणी की उत्पत्ति के लिए हमारे शरीर में मुख्यतः कई प्रकार के ऑर्गन काम करते हैं, जिसके लिए मुख्यतः 5 ऑर्गन इस प्रकार हैं: रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, रेजोनेटरी सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले बात हम यहाँ करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ये भी 2 प्रकार की होती है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। अंतःश्वसन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में हम वायु को अपने अंदर नाक के द्वारा लेते हैं और मुंह के द्वारा अंदर लेते हैं और वह वायु हमारे फेफड़ों में भर जाती है। उसके बाद निःश्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें नाक और मुंह के द्वारा बाहर आई हुई हवा को वाणी उत्पत्ति के लिए एक स्वेच्छा से हम बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे वाणी उत्पादन में बहुत अधिक सहायक अंग के रूप में कार्य करता है, सिस्टम के रूप में कार्य करता है। जैसा कि अंतःश्वसन, अंतःश्वसन में क्या होता है, हम अपने नाक और मुंह के द्वारा हवा को अंदर लेते हैं और निःश्वसन में की प्रक्रिया में वही वायु को हम शब्दों और वर्णों के रूप में आवश्यकता अनुसार बाहर निकालते हैं। अब हम यह बात करते हैं फोनेटरी सिस्टम, स्पंदन तंत्र। फोनेटरी सिस्टम फेफड़ों के द्वारा आने वाली वायु तंतुओं को कंपन और हलचल से उत्पन्न होती है, इसे हम फोनेटरी सिस्टम कहते हैं। स्वर तंत्र, यह मांसपेशियों एवं कार्टिलेज का बना होता है। यह हमारे इस भाग को होता है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया स्वर तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हमारे कई प्रकार के कार्टिलेज हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एपिगोलेटिक कार्टिलेज, एरिनॉइड कार्टिलेज, क्यूरिफॉर्म कार्टिलेज, क्यूरिकुरेट कार्टिलेज। अब बात करते हैं ग्रसनी की। यह लैरिंक्स के अंतिम भाग से शुरू होता है और निम्न भाग होते हैं, जैसे नासोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स एंड लैरेंजियोफैरिंक्स। नासोफैरिंक्स की बात करें, जो वॉइस हमारे नाक के द्वारा बोली जाती है उसे हम नासोफैरिंक्स कहते हैं, नासोफैरिंजियल वॉइस कहते हैं। ओरोफैरिंक्स, जब हम अपने ओरल कैविटी के द्वारा किसी वर्ण या शब्दों को बोलते हैं, हम इसे ओरोफैरिंजियल वर्ड्स कहते हैं। इसी तरह लैरेंजियोफैरिंक्स, लैरेंजियोफैरिंक्स में हमारे द्वारा बोले गए वाणी लैरिंग्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है। स्वर तंतु हमारे वोकल फोल्ड ओके, यह एक प्रकार का मसल्स बोन होते हैं। इसका आकार वी के आकार का होता है, जिसके कंपन के कारण ही वाणी का उत्पादन होता है। इसके भी मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, पश्च भाग और ग्लोकॉइड। अब बात करते हैं आर्टिकुलेशन तंत्र की। आर्टिकुलेशन तंत्र के, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था, आर्टिकुलेशन तंत्र यानी आर्टिकुलेशन सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव, दूसरा पैसिव। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स में हमारे एक्टिव अंग काम करते हैं, जैसे लोअर जॉ, टंग, टीथ, लोअर टीथ और सॉफ्ट पैलेट, ये हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं। पैसिव आर्टिकुलेटर्स जैसे कोमल तालु, ऊपरी दांत, ओष्ठ, ये सब हमारे पैसिव आर्टिकुलेटर्स, जिनमें मूवमेंट्स नहीं होता। उपचारण अंग हमारे प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग होते हैं, ओठ, दांत, जिह्वा, कठोर तालु, कोमल तालु, एल्वियोलर रिड्स, जबड़ा और यूवला। नसिका गुहा, हमारे उपचारण अंगों का द्वितीय कार्य क्या होता है, यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जैसा कि वाणी उत्पादन हमारा प्राथमिक कार्य इन सिस्टम्स का नहीं होता है। इन सिस्टम्स का सबसे प्राथमिक कार्य होता है भोजन को निगलना, भोजन को खाना। और
इसका द्वितीय कार्य क्या होता है? वाणी उत्पादन, जिसमें हमारे अलग अलग अंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग अंग काम करते हैं। वाणी के द्वितीय कार्य सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन होता है जो हर साल लगभग एक रिपीट किया जाता है, इसलिए आप वाणी के द्वितीय कार्य को अवश्य अध्ययन कर ले और इसके मुख्य अवयव कौन कौन से हो सकते हैं उन्हें भी। अब हम बात करते हैं आज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स यानी सेकेंड यूनिट की। जैसा कि हमारा 2.1 यूनिट है नॉन सेगमेंटल एंड इंटेंसिटी, पिच एंड क्वालिटी। सेकेंड यूनिट में हम अध्ययन आज करेंगे नॉन सेगमेंटल फीचर्स के। इस पे भी एक शॉर्ट नोट आता है, नॉन सेगमेंटल फीचर्स को बताइए। तो हम इसमें आज नॉन सेगमेंटल फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जैसा कि इंटेंसिटी, पिच एंड क्वालिटी। दिस इज अ नॉन सेगमेंटल फीचर्स। उसके बाद बात करते हैं हम सेगमेंटल एक्सेप्ट ऑफ स्पीच, डिफिनेशन ऑफ कंसोनेंट, वॉवल, डिप्थॉर्म्स, ब्लेंड्स क्या होते हैं। नॉन सेगमेंटल स्पीच का वह भाग जो हम खंडित नहीं कर सकते। नॉन सेगमेंटल में बोली गई वाणी को हम बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते, विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसा कि कोमल का प्लस ओ प्लस गा, आ ला बा, इसे हम विभाजित नहीं कर सकते। इसमें आता है संयुक्त स्वर। जब दो स्वरों के संयोजन से किसी शब्दों का उच्चारण किया जाता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ये हमारे स्वर होते हैं। इन दो स्वरों के मेलों से जो शब्दों का उत्पत्ति होती है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए ई, ए यू, आ, ई आ। अब हम बात करते हैं सेगमेंटल की। इसके अंतर्गत हम वाणी के छोटे छोटे रूप में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। इसमें हमारे द्वारा बोली गई वाणी को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके बोला जाता है या अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पेन, प प्लस ए प्लस न, पेन। इसमें स्वर, व्यंजन, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, हास्य स्वर, विलुप्त स्वर और द्वितत्व व्यंजन है। डिफिनेशन ऑफ कंसोनेंट। कंसोनेंट क्या है? वे वर्ण या शब्द जो हमारे वॉवल से अलग होते हैं उन्हें कंसोनेंट कहते हैं, जैसे कि वे ध्वनि जिनके उच्चारण में उच्चारण की भूमिका सक्रिय होती है तथा अधिक समय लगता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात ध्वनि जो स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को उनकी विशेषताओं के आधार पर या उनके प्लेस और मैनर और वॉइसिंग के आधार पर तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। जैसा कि पहला हम अध्ययन करते हैं कि कंसोनेंट को, पहला उदाहरण है, तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उच्चारण के स्थान के आधार पर, जैसा कि प्लेस। दूसरा है व्यवहार के आधार पर। तीसरा है आवाज के आधार पर, वॉइसिंग। उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान पर बोले गए वाणी की ध्वनियों को अंगों की भूमिका के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया गया, जैसे हमारे कौन कौन से उच्चारित अंग हैं? दांत, होठ, दंतुष्ट, कंठ, मूर्धन्य। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले उच्चारण के स्थान के आधार पर वाणी। उच्चारण के स्थान पर वाणी को ध्वनियों की भूमिका के आधार, अंगों के वाणी की ध्वनियों को अंगों की भूमिका के आधार पर निम्नलिखित उपभागों में विभाजित किया गया। पहला है दंत।
वे ध्वनियां जो हमारे दांत के अग्र भाग के द्वारा छूने से अग्र भाग में जीवा के छूने के कारण उत्पन्न होते हैं, हम उसे दंत ध्वनि कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न। इन शब्दों और वर्णों का उच्चारण करने में हम अपनी जीवा को जबड़े के ऊपरी दांत के पीछे लगाते हैं। अब बात करते हैं ओष्ठीय ध्वनि। वे ध्वनियों जो हम जिनका उच्चारण करने में हमारे दोनों ओठों का प्रयोग होता है, उन्हें हम ओष्ठीय ध्वनि कहते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म। ये इन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख ओरल कैविटी के होठों का उपयोग होता है, जिन्हें हम लिप्स कहते हैं। अब बात करते हैं दंत ओष्ठीय। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों के नीचे के ओंठों को छूकर होता है, उसे दंतोष्ठ्य कहते ध्वनि कहते हैं। जैसे वा। कंठ ध्वनि। जीवा के का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करते हुए हवा को रोककर ध्वनि जो निकलती है, उसे कंठ ध्वनि कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। इस ध्वनि में हमारे ओरल कैविटी के केवल जीवा का ही उपयोग हो रहा है इन वर्णों का उच्चारण करने में। क, ख, ग, घ मूर्धन्य। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में के समय में जीभ का निचला भाग छूकर ऊपर तालु को छूता है और अवरोध होता है, उसे मूर्धन्य कहते हैं। अब बात करते हैं व्यवहार के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। व्यवहार के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। स्पर्श और संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण वायु पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे वे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के द्वारा किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, होठ, दांत आदि को स्पर्श करते हुए निकले, उसे स्पर्श ध्वनि कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में हमारे उच्चारित अंग को अधिक संघर्ष करना पड़े, उसे हम उपचारित व्यंजन कहते हैं, उपचारित संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसा कि उदाहरण है श, श, स, ह। इसमें हमें संघर्ष करना पड़ रहा है इन वर्णों के उच्चारण करने में। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच में हो, जैसे य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। दूसरा है लुस्ट व्यंजन, जिसे कि हम ट्रिल साउंड्स भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें ट्रिल साउंड्स भी कहते हैं। जैसा कि जीभ के आगे का भाग ऊपरी हमारे हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में जल्दी जल्दी और बार बार स्पर्श करता है, जैसे र, र, ट्र, ट्र। इन वर्णों के उच्चारण करने में हमारे जीभ का अग्र भाग हमारे हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट की तरफ अधिक प्रेशर से बार बार अप एंड डाउन की प्रक्रिया करता है, अब बार बार आगे पीछे जाने की प्रक्रिया को करता है। अब हम बात करते हैं इसमें नसिका ध्वनि। वह ध्वनि जिनका उच्चारण में हमारे नोज का उपयोग किया है, नसिका का उपयोग किया जाए, उन्हें हम नसिका ध्वनि कहते हैं, जिनका उच्चारण हमारे नाक की सहायता से हो। जैसे ड, ड़, न, म, ये नसिका ध्वनि होती है। इन्हें भी दो प्रकार से विभाजित किया, अनुनासिक ध्वनि और उच्छिप्त। अनुनासिक ध्वनि के अंगा, आह, उच्छिप्त ड, ढ। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट, आवाज के आधार पर। आवाज के आधार पर उच्चारण को निम्न भागों में बांटा गया, जैसे अघोष, सघोष। अघोष क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में
कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं। जैसे वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें हमारे स्वर तंतु में कंपन ना हो, हम उसे अघोष कहते हैं। हिंदी के प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है। जैसे क, ख, च, छ, त, थ, त, प, प, फ, ये अघोष है। अब बात करते हैं सघोष की। जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंतु में कंपन हो उसे हम सघोष व्यंजन ध्वनि कहते हैं। यह प्रत्येक वर्णमाला के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्णों को हम सघोष कहते हैं। अर्थात मेरा आई होप आप समझ गए होंगे कि सघोष और अघोष में क्या अंतर है। हमारी हिंदी वर्णमाला के पहले दो अक्षर क, ख, ग, ख, ट, ठ, ये सब हमारे सघोष हैं, अघोष हैं। अब हम सघोष की बात करते हैं तो इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा सघोष होता है। जैसे ग, घ, अण, ज, झ, इया, द, ध, न, व, भ, म, ये हमारे सघोष हैं। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण की। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारी ओरल कैविटी से हवा को कम निकाला जाए उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। जैसे क, ग, अण, च, ज, इय, ट, ड, अण, महाप्राण। यह बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है अल्प प्राण के। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में हम अधिक हवा बाहर निकाले उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्णमाला का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण है। जैसे कि ख, ग, छ, ज, झ, ट, अण, ढ, थ, द, ध, फ, भ। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है: हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। हास्य स्वर जिनके अंतर्गत जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, ये हास्य स्वर है। इनमें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं इन्हें। अब बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। विलुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर और अधिक से दीर्घ स्वर से भी अधिक ज्यादा समय लगे उसे हम विलुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, राम, ये सब विलुप्त स्वर है। अब हम बात करते हैं 2.5 यूनिट सुप्रासेगमेंटल की। अति सुप्रासेगमेंटल वाणी के ऐसे फीचर्स होते हैं जिनसे वाणी का संपूर्ण कहा जा सकता है। अर्थात सुप्रासेगमेंटल के अंतर्गत ऐसे तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो वाणी को पूर्ण रूप प्रदान करते हैं। सुप्रासेगमेंटल वाणी का वह गुण है जिसके द्वारा हमारी बोली गई वाणी को एक पूर्ण रूप मिलता है। इसके भी निम्नलिखित भाग होते हैं जैसा कि इंटोनेशन, स्ट्रेस, पुश, रिदम, फेज, रिदम, रेट ऑफ स्पीच एंड सिलेबल। इंटोनेशन किसी वाक्य को बोलते समय भावों के अनुरूप वाक्य के प्रयोग में शब्दों के उतार चढ़ाव को हम इंटोनेशन कहते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है इंटोनेशन। किसी वाक्य को बोलते समय अगर हम उस वाक्य के अनुरूप हम अपने शब्दों में वो सामान्य उतार चढ़ाव नहीं रखते हैं तो वो वाक्य का मतलब बदल जाता है। अर्थात यहां मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। जैसे कि तुम इधर आओ, ये वाक्य में इंटोनेशन एक सामान्य है
बट मैं इसी को दूसरे वे में अगर बोलूं तुम इधर आओ, तो क्या इसका इंटोनेशन चेंज हो जाता है। जो हम वाक्य बोले हैं उनमें उतार चढ़ाव अलग अलग हो गया है, उनके उतार चढ़ाव डिसबैलेंस हो गया, अर्थात हमारे द्वारा बोले गए वाक्य को हम सही से समझ नहीं पाए, अर्थात लोग कहते हैं इनके बात करने का पूरा मीन ही चेंज हो गया। तो इंटोनेशन वह फीचर्स है जो हमारे द्वारा बोली गई वाणी को पूर्णतः अलग स्वरूप प्रदान करती है। अर्थात हम अपने वाणी का उत्पादन जब भी करें बोले तो हम उसे अपने एक एप्रोप्रिएट इंटोनेशन का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार इंटोनेशन में एक ही वाक्य को कई सुरों में बोला जा सकता है। सामान्य कथन के अनुसार हम पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक तथा आश्चर्यजनक के लिए संबंधित चित्र, आश्चर्यजनक के लिए, विस्मय के लिए अलग अलग चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसा कि यह तुम्हारी कलम है, क्या यह तुम्हारी कलम है? अरे यह बहुत अधिक कलम है। इसमें हमारे बोलने का अलग अलग चिन्हों का, हम बोलने के अलग अलग शब्दों का अवबोध हो रहा है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। शब्दों के उच्चारण में किसी विशेष शब्द पर अधिक बल देना उसे स्ट्रेस कहते हैं। जैसे तुम इधर आओ पर मैंने अधिक बल दिया, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कलम 100 रुपए की है, इसमें 100 क्या है जिस पर हम अधिक बल दे रहे हैं, यह एक संख्या है। कलम कितनी है? 100 है, ये स्ट्रेस है। अब इसमें हम यहाँ इस सेंटेंस को बोलते समय क्या बोलेंगे? कलम 100 रुपए की है, तो इसमें हम 100 शब्द पे अधिक बल दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेज की। पुश यानी ठहराव। वाणी को उत्पन्न करने के क्रम में वाक्यों के बीच में क्षणिक अंतराल होता है, जैसे ठहराव होता है। यदि हमारी वाणी लगातार बोली जाए और उनमें ठहराव ना हो तो हमारे द्वारा बोली गई वाणी सामान्य नहीं होगी। जैसे तुम घर चलो मैं आता हूं। आप इसी तरह को इस तरह से बोल सकते हैं, तुम घर चलो मैं आता हूं। इस सेंटेंस को हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, तुम घर चलो मैं आता हूं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अर्थात हमें तुम घर चलो के बाद थोड़ा सा पूर्ण विराम लेना पड़ेगा, ठहराव लेना पड़ेगा, तब हमें मैं आता हूं। अब हम बात करते हैं रिदम की। वाणी के क्रम में एक ऐसा टाइम पैटर्न के अनुसार बदलाव के अनुभव को हम रिदम कहते हैं। रेट ऑफ स्पीच, ये भी वाणी का बहुत ही अच्छा फीचर्स है। जैसे 1 मिनट में बोले गए अक्षरों और सिलेबल को, संख्या को हम वाणी की दर कहते हैं। सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 160 से 180 शब्द बोल सकता है, जबकि 1 सेकंड में 5 से 6 अक्षरों को बोल सकता है। सिलेबल अक्षर एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों की एक इकाई है जिसे उच्चारण एक झटके में होता है, अर्थात जिसका एक आवश्यक जुड़ाव होता है। अब बात करते हम, यहां पर हमारे सेकेंड यूनिट समाप्त होती है और आई होप आपने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को काफी अच्छे से समझा होगा। मैं ये थोड़ा सा आपको थर्ड यूनिट के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर सकती हूँ। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ स्पीच हमारा थर्ड यूनिट है। हमारी वाणी की डेवलपमेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती है, यहां पर हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चा क्या करता है? कूइंग, 0 to 1 month कूइंग, 2 to 3 month, 0 to 1 month crying, 2 to 3 month cooing, 3 to 6 month babbling, 6 to 12 month intonation। उसके बाद 1 year to 18 month
वन वर्ड अट्रैक्शन, उसके बाद 18 मंथ टू 24 मंथ 2 years, टू वर्ड अट्रैक्शन एंड बच्चा 5 years में मेच्योर्ड स्पीच बच्चे में आ जाती है। थर्ड यूनिट में हम वाणी के विकास के अलग अलग चरणों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि 1 से 3 मंथ में श्रवण प्रतिक्रिया। जब तेज ध्वनि जैसे कि ताली, अलार्म आदि बजाते हैं तो बच्चा शिशु सोता है तो वह हिल जाता है और उठ जाता है, जागने का प्रयास करता है, चौंक जाता है, वह होती है आपकी श्रवण प्रक्रिया। भाषा एवं वाणी विकास, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, बच्चा भूख लगने पर रोता है, अर्थहीन ध्वनियों के लिए अर्थहीन ध्वनियां निकालता है, जैसे अलग अलग ध्वनियों का उच्चारण करता है। जैसे 1 मंथ का बच्चा अपने भूख लगने पे अलग अलग प्रतिक्रिया को दिखाता है, जैसे रोता है, अलग अलग तरीके से रोता है। 2 से 4 मंथ का बच्चा कूइंग करता है। 3 से 6 महीने का बच्चा श्रवण ध्वनि में 3 से 6 महीने का बच्चा सामान्य रूप से अपनी माँ की आवाज को पहचानता है और बच्चा जब नई ध्वनियों को सुनता है तो मुस्कुराता है और खेलना बंद कर देता है। भाषा और वाणी का विकास के आमतौर पे अलग अलग चरण हैं, जिनका अध्ययन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।